अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सप्लेन करते हैं सेंट्रल डोग्मा को। सेंट्रल डोग्मा को आज हम मुकम्मल डिटेल के साथ और प्रैक्टिकली समझाते हैं आप लोगों को। सिर्फ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो को गौर से देखें और स्किप ना करें इसकी किसी भी पोर्शन को, तो इंशाल्लाह उम्मीद काफी है कि रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और मुकम्मल इसका समझ ही आ जाएगा आप लोगों को। तो सेंट्रल डोग्मा में क्या है, इसको आप लोगों को दिखाई दे रही है। थ्री स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और ये भी बिल्कुल डीएनए का स्ट्रक्चर है। आगे ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है ये न्यूक्लियस है और आगे क्या है, राइबोसोम प्रोटीन। तो अब हम हर एक को डिटेल के साथ बयान करते हैं और सेंट्रल डोग्मा को फिर क्या करते हैं, मुकम्मल एक गिरफ्त हासिल हो जाएगा सेंट्रल डोग्मा की टॉपिक पर, उसको समझने पर। तो इसको समझने का अगर मैं एक तरीका आप लोगों को यही समझाऊं कि इसको रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स पढ़ने से ताकि बहुत से छोटे छोटे टर्म्स है उसका भी आपको सोल्यूशन मिले और उसका जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। वो छोटे छोटे टर्म्स वो भी इंशाल्लाह डिटेल के साथ आप ही समझ लेंगे, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल डोग्मा के बारे में आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जा सकता है। सेंट्रल डोग्मा में बहुत से छोटे छोटे ऐसे टॉपिक है जिसमें आपसे एमसीक्यू पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हम इसको मुकम्मल डिटेल के साथ बयान करते हैं और मजे की बात यह है कि आज मैं इसको आप लोगों को रिवर्स तरीके से समझाऊंगा, फिर आप लोगों को आसानी से ही समझ आएगा। तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये डीएनए, ये भी डीएनए का स्ट्रक्चर है और इससे आगे जो बना हुआ ये मैसेंजर आरएनए और आगे क्या है, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन का है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के लिए, इसकी बहुत ही जरूरत है क्योंकि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज्यादा प्रोटीन से बनता है। बाकी भी जितने भी जिंदा चीजें हैं, जानदार है, उनके लिए प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन खुराक में भी हम हासिल कर सकते हैं, दाल, चने या अंडे वगैरह लेकर हम उस खुराक में भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। लेकिन नेचुरली भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस भी हो रहा होता है, इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो आज हम इस प्रोटीन के सिंथेसाइजिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रेड एंड ग्रीन ये स्पॉट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो इन ग्रीन एंड रेड स्पॉट को, इन एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं, ये अमाइनो एसिड ही है। ये अमाइनो एसिड का ही एक चेन है, पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है। तो इसी अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये तो आपने क्लियर करना है कि प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। एमसीक्यू पूछी जा सकती है यहाँ पर भी। तो अब ये अमाइनो एसिड कहाँ से आते हैं, इनका एक दूसरे के साथ ये कैसे जोड़ते हैं और फिर प्रोटीन इनसे बनता है अमाइनो एसिड से। तो फिर डीएनए का इसमें कौन सा रोल है डीएनए का, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो बस बात ही क्लियर। नो, सिर्फ ऐसा नहीं है, अगर डीएनए ना हो तो फिर अमाइनो एसिड की जरूरत ही नहीं है कि वो प्रोटीन बनाए, नहीं बना सकता। डीएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको हम समझते हैं कैसे। ये देखो, इसी को हम टीआरएनए कहते हैं। हर टीआरएनए के पास क्या होता है, अमाइनो एसिड होता है। अब टीआरएनए आना है, फिर उसने यहाँ पर अमाइनो एसिड छोड़कर तब वो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर प्रोटीन में कन्वर्ट होंगे। तो अब सवाल ये है कि इसी टीआरएनए जो स्टार की तरह इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग दिखाई दे रही है, टीआरएनए है। इस टीआरएनए को किसने बुलाना है कि यहाँ पर अपने आकर अपना अमाइनो एसिड यहाँ पर छोड़ना है। तो ये जो फंक्शन है ये इसी स्ट्रक्चर का फंक्शन है जो आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये मैसेंजर आरएनए के गिर्द जो स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम है। इसी का फंक्शन है कि वो तलाश करता है, टीआरएनए को बुलाता है, वो बुलाकर उसे यहाँ पर अमाइनो एसिड रखकर उसको आगे क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो खाली होकर खाली टीआरएनए आगे चला जाता है, फिर नेक्स्ट टीआरएनए को वो क्या करता है, बुलाता है। नेक्स्ट टीआरएनए भी अपने पास अपने साथ अमाइनो एसिड लेकर यहाँ पर अमाइनो एसिड छोड़कर खुद आगे चला जाएगा। इस तरह नेक्स्ट आते जाएंगे, अमाइनो एसिड यहाँ पर छोड़ते चले जाएंगे और अमाइनो एसिड यहाँ पर अपना एक तरतीब के साथ बॉन्ड बनाते जाएंगे। तो ये जो फंक्शन है
टीआरएनए को तलाश करना, टीआरएनए को बनाना, ये राइबोसोम का ही फंक्शन है। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस की सिंथेसाइजिंग में। ये क्या है? इसी अगर हिस्से को हम सेल का न्यूक्लियस, सेल का साइटोप्लाज्म करार देते हैं, इसी पूरे हिस्से को हम सेल का साइटोप्लाज्म करार देते हैं। और ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस देखो, ये तमाम तरफरा से न्यूक्लियस के बाहर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है, और राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। राइबोसोम का फंक्शन ये है कि वो टीआरएनए को बुलाता है और फिर क्या करता है, उनसे अमाइनो एसिड लेकर तरतीब में आकर फिर उसे प्रोटीन बनाता है। तो इसलिए ये जो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ये जो राइबोसोम्स है इसको प्रोटीन की फैक्ट्रियां कहती हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यह भी एमसीक्यू में पूछे जा सकती है, क्योंकि प्रोटीन बनाने में ज्यादा अमल इसी राइबोसोम का ही दखल है। तो अब सवाल आप ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड को बुलाने के लिए राइबोसोम ही काफी है। वो अमाइनो एसिड को बुलाता जाएगा और उससे पेप्टाइड बांड बनाकर प्रोटीन में कन्वर्ट करते जाएगा। तो इसमें डीएनए का कौन सा कमाल है? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये जो राइबोसोम्स है वो बड़ा प्रोटीन बनाने के लिए टीआरएनए को बुलाए, लेकिन वो टीआरएनए को अपने तरतीब के साथ बुलाएगा। टीआरएनए का क्या होते हैं? अपने एक सीक्वेंस होते हैं हर टीआरएनए के पास, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये जो नाइट्रोजन बेस है, इसी सीक्वेंस के रिलेटेड ही टीआरएनए को वो दावत देता है। अब मैसेंजर आरएनए का यहाँ पर अहमियत जाहिर होता है कि ये जो टीआरएनए का नाइट्रोजन बेस है, राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि किस बेस वाले टीआरएनए को हमने बुलाना है? तो राइबोसोम इसी बेस को, नाइट्रोजन बेस को पढ़ने के लिए मैसेंजर आरएनए को देखते हैं। मैसेंजर आरएनए पर मौजूद है जो कोडान है, नाइट्रोजन बेस है, यही बताता है राइबोसोम्स को कि अब आपने फला नाइट्रोजन बेस वाला टीआरएनए को बुलाना है। तो राइबोसोम्स इसी मैसेंजर आरएनए पर मौजूद ये जो कोडान है, नाइट्रोजन बेस है, इसी को पढ़कर फिर इसी सीक्वेंस के रिलेटेड टीआरएनए को बुलाता है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत जाहिर हो रही है कि राइबोसोम्स टीआरएनए को इस मैसेंजर आरएनए को कोडान पढ़े बगैर नहीं बुला सकता। पहले राइबोसोम्स को मैसेंजर आरएनए पर मौजूद इन नाइट्रोजन बेस को पढ़ना होता है, फिर इसी कोडान के रिलेटेड उसने टीआरएनए को बुलाना होता है। तो ठीक है, अब कुछ अहमियत जाहिर हो रहा है कि वाकई इस मैसेंजर आरएनए का भी बहुत रोल है प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग में। अब ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि मैसेंजर आरएनए का रोल है, तो फिर मैसेंजर आरएनए ही काफी है, डीएनए का कौन सा कमाल है? तो इसका भी आहिस्ता आहिस्ता मैं वाजे करता जाऊंगा कि डीएनए का रोल जरूर है। डीएनए के बगैर ये नामुमकिन है। ये हेड है प्रोटीन की, ये तमाम प्रोसेस का हेड डीएनए है। तो देखते हैं ये जो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए है, ये मैसेंजर आरएनए यहाँ एक सुराख, एक पोर से निकलता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, फिर उन्हीं सुराखों से क्या होते हैं, ये मैसेंजर आरएनए बाहर आकर सेल के साइटोप्लाज्म में, ये जो राइबोसोम्स टीआरएनए को तरतीब देता है, अमाइनो एसिड, ये सारा प्रोसेस जो प्रोटीन बनने का है ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर होना, फिर उधर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन ही बन सकता है, क्योंकि राइबोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर है, इसलिए मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से निकलना पड़ता है। बाहर निकलकर यहाँ पर उसने प्रोटीन तैयार करना होता है राइबोसोम्स के थ्रू। तो ये आप लोगों को एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के सुराख होते हैं ऊपर, इन्हीं सुराखों से मैसेंजर आरएनए निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म में आते हैं। इन्हीं सुराखों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद सुराख। चलो इतना तो काफी हुआ। अब आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम ही काफी है प्रोटीन की सिंथेसाइजिंग के लिए? नो, इतना ही काफी नहीं है। अब ये सवाल करता हूं, अगर आप यही कहते हैं कि ये सिर्फ ये तीनों काफी है, तो फिर सवाल ये बनता है कि मैसेंजर आरएनए कहां से आया? अब इसको आगे बढ़ते हैं उसी जगह पर
कि जहां से मैसेंजर आरएनए क्रिएट हुआ। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के इनसाइड ये क्रिएट हुआ। तो मैसेंजर आरएनए का क्रिएट होने का यही प्रोसेस है। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, यहाँ पर ये आप लोगों को कोलैप्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन हुआ है। इसलिए ओपन हुआ यहाँ पर क्योंकि यहाँ से हमने मैसेंजर आरएनए निकालना है। ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रक्चर है, डबल इसके जो स्ट्रैंड है, लेकिन यहाँ पर ये ओपन हुआ है। जिस तरह के एक ओपन जिप होता है, जिस तरह के अगर किसी ने कोट पहना हो और उसका कोट हम ओपन करके जिप ओपन करके उसका एक्सरे लेते हैं, एक्सरे लेने के बाद फिर से उसका जिप वापस बंद कर दिया जाता है। इसी तरह ही बिल्कुल ये है, ये जो डबल स्ट्रैंड है इसको ओपन किया जाता है, तो फिर मैसेंजर आरएनए की कॉपी यहाँ से ही निकालती है। बिल्कुल इसी स्ट्रैंड इसी सीक्वेंस के रिलेटेड ही हमने दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है। उस दूसरी कॉपी को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से ये जो प्रोसेस ये न्यूक्लियस के इनसाइड होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ये स्ट्रैंड कौन एक दूसरे से क्या करता है, अलग जुदा कौन करता है, तो ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए एक क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसको अलग करके उनकी फिर कॉपी हम तैयार करते हैं, उसी कॉपी को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो यहीं से पता चला कि वाकई डीएनए का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन के सिंथेसाइजिंग में। मैसेंजर आरएनए की कॉपी कहाँ से तैयार हुई, डीएनए से ही क्रिएट हुई। तो इसलिए डीएनए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सिंथेसाइज के लिए डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन मकसद था वो था सेंट्रल डोगमा। चूंकि लेक्चर का टॉपिक है सेंट्रल डोगमा है, तो अब देखते हैं यहाँ डीएनए, डीएनए से क्या बना, इधर मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए से नेक्स्ट स्टेप पर प्रोटीन क्रिएट हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा का नाम ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एम जो टर्म्स है वो एक है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए का मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए का फिर प्रोटीन में कन्वर्ट होने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा। ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। आपने याद रखना है डीएनए का मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होना, और फिर इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज।